मैं अनिल सर एबी बेस्ट एजुकेशन से आज आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्यूल करवाने जा रहा हूँ। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछते ही हैं। ऊपर जो ये दिया गया है आपको, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे, द प्रिंसिपल डेवलप बाय हेनरी फ्यूल वर टोटली न्यू। जो हेनरी फ्यूल ने जो प्रिंसिपल दिए हैं बिल्कुल नए थे। He believed that to become successful manager in any industrial unit, only knowledge is not essential. किसी भी मैनेजर को अगर सक्सेसफुल होना है सिर्फ नॉलेज उनके लिए ज़रूरी नहीं, बट इट रिक्वायर्ड टू बी अवेयर विद सूटेबल फंक्शनिंग मेथड ऑफ रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रियल यूनिट फॉर्मेट। सिर्फ नॉलेज ही काफ़ी नहीं है किसी मैनेजर को सक्सेसफुल होने के लिए, पर उनको सूटेबल फंक्शनिंग मेथड आने चाहिए इंडस्ट्रियल यूनिट्स के साथ साथ। Henry Fuel, based on his experience and knowledge, presented 14 important principles of management. अपने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए, अपने नॉलेज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं विच हैव प्रूव्ड वेरी यूजफुल इन मैनेजमेंट। ये 14 प्रिंसिपल्स जो हैं मैनेजमेंट में बहुत ही काम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है प्रेजेंटिंग द सेट प्रिंसिपल, हेनरी फ्यूल सेज दैट दीज आर ओनली डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं। सक्सेस ऑफ दिस प्रिंसिपल डिपेंड अपॉन द शार्प सेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये 14 के 14 प्रिंसिपल जो हैं वो हमेशा अप्लीकेबल होंगे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। ये कहा है कि डिपेंड्स अपॉन द शार्प सेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट शार्प सेंस से काम करेगा, अच्छे ढंग से काम करेगा, तो ये इसके चांसेस बनते हैं सक्सेसफुल होने के। इट इज़ अ टास्क ऑफ विजडम। ये विजडम का टास्क है, चतुराई भरा काम है। एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल कैन बी एज अंडर। तो इसके एक्सप्लेनेशन है, पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। इन मैनेजमेंट मोर वेटेज इज गिवन इन हायर एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय एंड मैनेजर। मैनेजमेंट में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है हायर एफिशिएंसी पे एम्प्लॉय की और मैनेजर की। प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय ऑप्टिमम यूज ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट। मोreover डिवीजन ऑफ वर्क इज नेसेसरी टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय एंड मैनेजर। हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं अच्छे प्रोडक्शन इक्विपमेंट को यूज़ करके। इसके अलावा डिवीज़न ऑफ वर्क बहुत ज़रूरी है एफिशिएंसी अगर बढ़ानी है एम्प्लॉय की और मैनेजर की। स्पेशलाइजेशन इज़ आल्सो पॉसिबल थ्रू डिवीज़न ऑफ वर्क। आप काम को बांट दें, ठीक है, तो उससे स्पेशलाइजेशन मिल जाती है। जिसको जो काम आता होगा वो काम करेगा तो काम बेहतर ही होगा। डिवीज़न ऑफ वर्क शुड बी डन एट मैनेजरियल एंड फैक्ट्री लेवल टू टेक बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसके लिए वो क्या करते थे, काम को बांट लेते थे, ठीक है, मैनेजरियल और फैक्ट्री लेवल के काम बांट लिए जाते थे और स्पेशलाइजेशन के अनुसार काम लेते थे। फिर है सेकंड, अथॉरिटी यानी पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर टू साइड ऑफ कॉइन। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर आर इनकम्प्लीट। पावर के बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी अधूरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना पावर अधूरा है। व्हेन अ पर्सन इज असाइंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सम जॉब, अगर आप किसी को कोई काम देते हो, जवाबदारी देते हो, एट सम टाइम पावर असाइनमेंट इज असेंशियल। किसी को आप अगर जवाबदारी देते हो तो उसको पावर भी देना ज़रूरी है। वाइल असाइनिंग द पावर, डिफरेंट पैरामीटर लाइक पोस्ट ऑफ एम्प्लॉय, नॉलेज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, आर्ट ऑफ लीडरशिप, maturity, etc. should be considered. As a result, enthusiasm of employee rise and aim achievement become easy. जब आप किसी को पावर देते हैं तो उसके अलग अलग पैरामीटर होते हैं। एम्प्लॉय का नॉलेज देखा जाता है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, आर्ट ऑफ लीडरशिप कैसी है, मैच्योरिटी लेवल कितना अच्छा है, ठीक है, और काम करने के लिए वो कितना तत्पर है। तभी क्या होगा, एम जो है वो अचीव होंगे और ईजीली वो अचीव कर लेंगे। फिर है डिसिप्लिन। Optimum use of equipment and consistency of activity are very much necessary for industrial discipline. ज़्यादा से ज़्यादा हम इक्विपमेंट कंसिस्टेंटली अगर आपको यूज़ करने हैं उसके लिए ज़रूरी है आपका इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन होना। डिसिप्लिन क्रिएट सर्टेन काइंड ऑफ हार्मोनियस इन्वायरमेंट। डिसिप्लिन से क्या होता है, इन्वायरमेंट हार्मोनियस हो जाता है, काम करने लायक हो जाता है। इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन एस्टेब्लिश बाय सर्टेन काइंड ऑफ रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट एंड एज अ रिजल्ट गवर्नेंस टेक प्लेस इन यूनिट। इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन से क्या होता है, कुछ रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट बन जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपके जो काम करने के जो मायने हैं वो पहले से ही बन जाते हैं और यूनिट अच्छे ढंग से चल पाता है। व्हेन एम्प्लॉय आर मोर देन कंट्रोल बिकम ईजी थ्रू डिसिप्लिन एंड कोड ऑफ कंडक्ट। अगर आपके पास एम्प्लॉय ज़्यादा हैं और आपने डिसिप्लिन के साथ, कोड ऑफ कंडक्ट के साथ काम करवाना
हमेशा रखा है तो उससे कंट्रोल भी ईजी हो जाता है और एम्प्लॉय भी ईजिली उसमें क्या हो जाते हैं, कंट्रोल के साथ काम कर लेते हैं। एम्प्लॉयज़ इंटरेस्ट इन जॉब इंक्रीज, उनका काम करने के प्रति जो लगाव है वो बढ़ जाता है। मैनेजर इवन कैन टेक वर्क इजीली, मैनेजर भी अच्छे ढंग से उनसे काम निकलवा लेता है। सुपरविजन, क्लियर एंड अप्रोप्रिएट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन वर्कर एंड ऑनर एंड अप्रोप्रिएट इम्प्लीमेंशन ऑफ पनिशमेंट्स एट एवरी लेवल आर इम्पॉर्टेंट फॉर डिसिप्लिन। सुपरविजन, अप्रोप्रिएट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, ठीक है, सुपरविजन, क्लियर एंड अप्रोप्रिएट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन वर्कर एंड ऑनर एंड अप्रोप्रिएट इम्प्लीमेंशन ऑफ पनिशमेंट एंड एवरी लेवल आर इम्पॉर्टेंट फॉर डिसिप्लिन। कहते हैं अप्रोप्रिएट कॉन्ट्रैक्ट्स होना वर्कर और ऑनर के बीच में, तो उसका इम्प्लीमेंशन होना कि किसको पनिशमेंट देनी है, किस लेवल पे कौन सी पनिशमेंट होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। फिर यूनिट ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, एम्प्लॉय कैन नॉट फॉलो ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर, हैंस this principle show that employees should get order from only one superior for any job or activity. एम्प्लॉय क्या नहीं कर सकते, एक ही काम के लिए एक से ज़्यादा सुपीरियर से ऑर्डर नहीं फॉलो कर सकते। इसलिए प्रिंसिपल यही शो करता है कि एम्प्लॉय सिर्फ अपने एक ही सुपीरियर से क्या करें, उस काम के लिए ऑर्डर ले। इट मीन्स दैट एम्प्लॉय शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर फॉर पर्टिकुलर जॉब और डिपार्टमेंट। इसकी मीनिंग ये है कि एम्प्लॉय भी चाहते हैं कि वो सिर्फ अपने एक ही सुपीरियर के लिए जवाबदार रहें, और वो होने भी चाहिए। ड्यू टू दिस प्रिंसिपल कन्फ्यूजन नेवर अराइज अमंग एम्प्लॉय इन रिगार्ड टू ऑर्डर। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ को किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मुझे किसका ऑर्डर फॉलो करना है। इफ़ मोर देन वन ऑर्डर आर गिवन दैट क्रिएट कन्फ्यूजन अमंग एम्प्लॉय एंड इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन कैन नॉट बी मेंटेन ड्यू टू दैट। अगर कहें बात तो एम्प्लॉय के एक से ज़्यादा लोग ऑर्डर दे रहे हों तो वो कन्फ्यूजन में आ जाएगा कि मुझे किसकी बात माननी है। इससे इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन भी मेंटेन नहीं हो सकता और काम भी अच्छे से वो नहीं कर पाएगा। फिर है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्लानिंग इज़ एन आउटलाइन फॉर फ्यूचर। प्लानिंग जो होती है वो फ्यूचर के लिए आउटलाइन होती है, प्री थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। प्रेजेंट में रह के फ्यूचर में हमें क्या करना है, मुझे कहाँ तक पहुँचना है, मुझे मेरा गोल क्या है, वो आप पहले से ही सोचते हो, दैट मीन्स प्लानिंग। दिस कैन बी डन थ्रू जॉब डिवीज़न एंड स्पेशलाइजेशन। ये कैसे हो सकता है, डिवीज़न करके, स्पेशलाइजेशन करके। इफ़ डेविएशन आर फाउंड ड्यूरिंग प्लानिंग, अगर कुछ उसमें आपको डेविएशन मिलते हैं, रुकावटें मिलती हैं, देन डायरेक्शन गाइडेंस इज़ प्रोवाइडेड। सही डायरेक्शन देके, सही गाइडेंस मार्गदर्शन देके आप उस डेविएशन को उसी वक्त, प्लानिंग के वक्त ही क्या कर दें, रिजॉल्व कर दें। दीज डायरेक्शन शुड बी गिवन बाय सुपीरियर अथॉरिटी, और ये डायरेक्शन कौन देगा, ये मार्गदर्शन कौन देगा, सुपीरियर अथॉरिटी देगी। बाय डूइंग दिस कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल टास्क एंड एफर्ट्स कैन बी डन ईजिली। तो जो कोऑर्डिनेशन है, जो टास्क हैं, जो एफर्ट्स हैं, वो ईजिली क्या हो जाएंगे, अचीव हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी ओनली वन सुपीरियर एम्प्लॉयज़ ग्रुप एंड दिस ग्रुप शुड बी डूइंग जॉब फॉर ओनली वन पर्पस। इस प्रिंसिपल के अनुसार एक ही सुपीरियर होगा एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है, एक ही ग्रुप का एक सुपीरियर, और इसी वजह से क्या होगा, जो काम है, जो पर्पस है, वो ईजिली अचीव हो जाएगा। एंड दिस ग्रुप शुड बी डूइंग जॉब फॉर ओनली वन पर्पस, और ये जो ग्रुप है वो सिर्फ एक ही पर्पस के लिए काम करना चाहिए। फिर है 6th नंबर, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। एम्प्लॉय का इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है और जनरल इंटरेस्ट क्या है, ये भी प्रिंसिपल के साथ जोड़ा गया है। मैनेजमेंट इज़ अ कलेक्टिव एक्टिविटी, ये साथ में मिलके करने वाली एक्टिविटी है। हैंस देयर शुड बी अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन पर्सन एंड डिपार्टमेंट, और इसी वजह से ये पर्सन और डिपार्टमेंट के बीच में क्या होना चाहिए, आपस में कोऑर्डिनेशन, मेल मिलाप होना बहुत ज़रूरी है। दिस रिजल्ट इन एन ईजी अचीवमेंट ऑफ गोल ऑफ बिजनेस यूनिट। ऐसा होने से क्या होगा, बिजनेस के जो गोल्स हैं वो ईजिली अचीव हो जाएंगे। दिस प्रिंसिपल शो दैट इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल और एम्प्लॉयज़ ग्रुप शुड बी कंसिडर्ड एज सब्सिडरी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ होल यूनिट। ये प्रिंसिपल ये बताता है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है और एम्प्लॉय ग्रुप शुड बी कंसिडर्ड एज सब्सिडरी, वो सब्सिडरी हैं अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ होल यूनिट। यानी पहले बिजनेस यूनिट, उसके बाद आपका इंडिविजुअल या ग्रुप जो आपके इंटरेस्ट हैं वो, यानी पहले इंडस्ट्री देन आफ्टर यू। दिस मीन्स दैट कॉमन इंटरेस्ट शुड बी प्रोमिनेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट जो है, जो पूरे सबके लिए एक है, वही प्रोमिनेंट है, वही लागू है इंडिविजुअल इंटरेस्ट से पहले। फिर है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, एम्प्लॉयज़ की रेम्यूनरेशन सैलरी के लिए।
रेम्यूनरेशन मीन्स रिटर्न अगेंस्ट द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जो काम करता है और उसके अगेंस्ट में जो उसको पगार मिलती है उसे हम रेम्यूनरेशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय ऑफ कंपनी शुड बी सूटेबल, आइडियल, पेमेंट ऑफ वेजेस, मेक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिटवीन ऑनर एम्प्लॉय। कहते हैं इस प्रिंसिपल के अनुसार अगर आपकी रेम्यूनरेशन एम्प्लॉय की अच्छी होगी, आइडियल पेमेंट करते हैं आप, तो आपके रिलेशन ऑनर और एम्प्लॉयज़ के बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। ऑल एम्प्लॉयज़ डू नॉट वर्क विद द सेम एफिशिएंसी इन अ यूनिट। सभी जो वर्कर हैं एक जैसी ही क्षमता के साथ काम नहीं करते। देर आर सम एफिशिएंट एम्प्लॉय, कुछ अच्छे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, हु आर गिविंग मोर प्रोडक्शन एंड डूइंग मोर वर्क। कुछ ऐसे भी होंगे जो एफिशिएंटली काम करते हैं, प्रोडक्शन भी अच्छा देते हैं, काम भी बेहतर करते हैं। दे शुड बी कंपेंसेट अगेंस्ट देयर एफिशिएंसी। तो उनको क्या मिलता है, उनकी एफिशिएंसी के अनुसार उनको उतना पे मिलता है। बाय डूइंग दिस वर्कर टर्नओवर रेट डिक्रीज। तो ऐसा करने से भी क्या होगा, जो जितना अच्छा काम करेगा उसको प्रमोट करें, उसको रिवॉर्ड्स दें। इससे आपका वर्कर टर्नओवर रेट डिक्रीज होगा, आपके वर्कर आपको छोड़ के नहीं जाएंगे क्योंकि आप टाइम टू टाइम उनको रिवॉर्ड दे रहे हैं। प्रमोशनल स्कीम लाइक बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, रिप्रेजेंटेशन इन मैनेजरल कमेटी शुड बी इम्प्लीमेंटेड फॉर स्किल वर्कर। इसके अलावा कुछ खास स्कीम होनी चाहिए, बोनस की, प्रॉफिट शेयरिंग की, रिप्रेजेंटेशन मैनेजरल कमेटी में उनका भी नाम बोल देना चाहिए स्किल्ड वर्कर का, जैसे वो भी अपने आप को क्या करें, बाय वे ऑफ वर्ड्स मोटिवेट करें। वो भी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हम मनी दे के ही मोटिवेट कर सकते हैं, सैलरी दे के, रिवॉर्ड दे के नहीं। कभी कभी उनको आप उनकी तारीफ़ करके भी क्या कर सकते हैं, कमेटी में उनको नाम लेके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 8th नंबर है सेंट्रलाइजेशन। देयर मस्ट बी क्लैरिटी दैट टू विच एक्सटेंट सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी डन टू मेक सक्सेसफुल मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कहते हैं एक अच्छा मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए किस हद तक सेंट्रलाइजेशन करें या किस हद तक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ पावर आर नॉट डेलीगेटेड इट इज़ सेंट्रलाइजेशन। अगर आप पावर किसी को, अपने पावर किसी को बांटते नहीं हैं, दैट इज़ नॉन ए सेंट्रलाइजेशन। टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन शुड बी अडॉप्टेड। अगर आप बेस्ट एम्प्लॉय का यूज़ करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन अपनाना ही चाहिए। सेंट्रलाइजेशन एज लो सक्सेस रेशो इन जियांट साइज यूनिट। पर बिजनेस बड़ा होगा ना, तो उसमें सेंट्रलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, लो सक्सेस रेशो है उसका। हैंस सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज डन एज पर द साइज ऑफ यूनिट। तो जिस प्रकार का बिजनेस, अगर बिजनेस बड़ा है तो डेफिनेटली डिसेंट्रलाइजेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अपने काम को बांटेंगे ही नहीं तो आप अकेले तो पूरी कंपनी को चला नहीं सकते, आपको दूसरों में से काम निकलवाना ही है। दैट्स वाई बड़े यूनिट्स में डिसेंट्रलाइजेशन करना ही पड़ता है, पर बिजनेस अगर छोटा है तो उसमें अपने काम खुद करें, सेंट्रलाइज होकर करें, तो वो बहुत बेहतरीन माना जाता है। फिर स्केलर चेन। दिस प्रिंसिपल एम्फेसाइज ऑन क्रिएटिंग चेन फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू बॉटम लेवल एम्प्लॉय। ये एक इस प्रकार की चेन होती है जिसमें टॉप लेवल और बॉटम लेवल आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। चेन ऑफ पावर फ्रॉम हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर टू बॉटम लेवल एम्प्लॉय शुड नॉट बी ब्रोकन। ये चेन हायर से लेकर बॉटम तक कभी टूटनी नहीं चाहिए। पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी वेस्टेड एज पर देयर रिस्पेक्टिव लेवल। हर एक को जैसी जिनकी डेजिग्नेशन, पदवी, उस तरीके से उसको उनकी जवाबदारी और सत्ता देनी चाहिए। एम्प्लॉय वर्किंग इन अ यूनिट शुड बी अवेयर ऑफ हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू हुम। जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, उनको पता होना चाहिए कि वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो किसके अंडर में काम कर रहे हैं, वो ये बात उनको जानना बहुत ज़रूरी है। एज अ रिजल्ट a scalar chain occur which move from top to bottom and from bottom to top। तो इसके लिए एक स्केलर चेन होती है कि बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम। फिर ऑर्डर। दिस प्रिंसिपल एम्फेसाइज ऑन 2 पैरामीटर। ये 2 पैरामीटर पे काम करता है, रॉ मटेरियल अरेंजमेंट एंड सोशल अरेंजमेंट। एक रॉ मटेरियल अरेंजमेंट कहाँ से करनी है और सोशल अरेंजमेंट कैसे करनी है। ईच पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी एट इट्स अप्रोप्रिएट प्लेस। रॉ मटेरियल अप्रोप्रिएट प्लेस पे ही होना चाहिए। लाइकवाइज स्किल्ड एम्प्लॉय शुड आल्सो बी प्लेस्ड एट राइट प्लेस। जिस तरह एक स्किल्ड एम्प्लॉय को सही प्लेस पे ही आपको बिठाना चाहिए उसको काम के लिए। अरेंजमेंट शुड बी डन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सूटेबल एम्प्लॉय इन अ सूटेबल प्लेस। ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि हम सही इंसान को सही पदवी पे बिठाएं जैसे सही काम हो। फिर इक्वलिटी। एम्प्लॉय आर अ पार्ट ऑफ मैनेजरल सिस्टम। एम्प्लॉय मैनेजरल सिस्टम का एक अभिन्न अंग है। सिंस द एम्प्लॉय आर ह्यूमन बींग, क्योंकि ये भी ह्यूमन बींग है,
प्रैक्टिकल अप्रोच शुड बी अडॉप्टेड टू हैंडल देम, उसके लिए प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना पड़ता है। सुपीरियर शुड बिहेव अप्रोप्रिएटली एंड यूनिफॉर्मली वाइल टेकिंग वर्क फ्रॉम देम, सुपीरियर को भी क्या करना चाहिए, सही ढंग से उनसे बात करनी चाहिए, काम निकलवाते समय यूनिफॉर्मली एक जैसा रहना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। एफर्ट शुड बी मेड टू एस्टेब्लिश क्वालिटी इन यूनिट बाय इनफॉर्मल वे इंस्टेड ऑफ लीगल और ट्रेडिशनल वे, ऐसे कोशिशें करनी चाहिए कि इक्वलिटी हो यूनिट में इनफॉर्मल वे से इंस्टेड ऑफ लीगल और ट्रेडिशनल वे अपनाएं, इससे अच्छा इक्वलिटी मेंटेन करें, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़ बेस्ड ऑन फेथफुलनेस, एटीट्यूड, यूनिफॉर्मिटी एंड जस्टिस, जो एम्प्लॉय का बिहेवियर है वो फेथफुल होना चाहिए, एटीट्यूड यूनिफॉर्म होना चाहिए, न्याय के साथ सबको काम करना चाहिए, यानी किसी के भी साथ अन्याय नहीं हो, इस प्रकार से मैनेजमेंट में बने रहना चाहिए। 12th नंबर है प्रिंसिपल स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर, परमानेंट एंड स्टेबल एम्प्लॉय आर एसेट ऑफ एनी बिजनेस यूनिट, हमेशा जो हमारे पास काम करते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ जो स्टेबल हैं वो बिज़नेस के लिए एसेट माने जाते हैं, एक प्रकार की हमारी मिलकत है वो। एन एम्प्लॉय कैन डेवलप हिमसेल्फ बाय रिमेनिंग टू वन यूनिट एंड कंट्रीब्यूटिंग इन द अचीवमेंट ऑफ गोल ऑफ बिजनेस यूनिट, एक एम्प्लॉय क्या कर सकता है, अपने आप को डेवलप कर सकता है खुद ही, और अपना कंट्रीब्यूशन बिजनेस यूनिट में भी दे सकता है गोल अचीव करवाने में। एज द एम्प्लॉय रिमेन फॉर लॉन्ग टाइम इन एनी यूनिट, क्योंकि बिजनेस में ये बहुत लंबे समय तक हमारे साथ होते हैं, हिज नॉलेज ऑफ सिस्टम रिजल्ट इन टू मोर प्रोडक्टिविटी एंड आल्सो डिक्रीज लेबर टर्नओवर रेट, तो जो लोग पुराने होते हैं उनको नॉलेज अच्छा होता है, एक्सपीरियंस अच्छा होता है, इससे होता क्या है, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है और लेबर टर्नओवर रेट भी कम हो जाता है। देयर शुड बी एन अरेंजमेंट फॉर प्रमोशन, ट्रेनिंग एक्सेट्रा फॉर परमानेंट एम्प्लॉय, जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग और प्रमोशन भी होना चाहिए। फिर है इनिशिएटिव, एज क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज नेसेसरी फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट, इन द सेम वे देयर शुड बी अ क्वालिटी ऑफ इनिशिएशन इन एम्प्लॉय, जिस प्रकार एक इंडस्ट्रियलिस्ट में, एक उद्योगपति में एंटरप्रेन्योरशिप की क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, उसी प्रकार एक एम्प्लॉय में इनिशिएशन करने की, आगे आने की, किसी भी काम को क्वालिटी से काम करने की क्या होनी चाहिए, आवड़त होनी चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट शुड प्रोवाइड सच एटमॉस्फेयर दैट इनिशिएशन में बी इनकरेज्ड, एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या करना चाहिए, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए जैसे आपके एम्प्लॉय इनकरेज हों इनिशिएशन के लिए, नए काम को करने के लिए। ड्यू टू इनिशिएशन स्ट्रेंथ ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग इन एन एम्प्लॉय डेवलप एंड इट इंक्रीज देयर लीडरशिप क्वालिटी, इनिशिएशन से क्या होता है कि आपके एम्प्लॉय जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और उनमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। लास्ट, फीलिंग ऑफ वननेस एज पर द कॉप, success of industrial unit lie in a mutual relations of manager and employee, hence there should be harmony in both classes, किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट का सक्सेस रेशो तभी होता है जब मैनेजर और एम्प्लॉय मिल के काम करें। मैनेजर शुड जनरेट ग्रुप फीलिंग अमंग एम्प्लॉय, मैनेजर को क्या करना चाहिए, ग्रुप फीलिंग अपनानी चाहिए एम्प्लॉयज़ में। इफ़ ऑल एम्प्लॉय विल वर्क टुगेदर देन अचीवमेंट ऑफ गोल बिकम ईजी, अगर सभी एम्प्लॉयज़ मिलकर काम करेंगे तभी ही जो गोल्स हैं वो अचीव होंगे। ये कंक्लूजन है, हेनरी फ्यूल सेड दैट अबोव लिस्ट इज नॉट दैट लास्ट लिस्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, कहा है ये सभी जो प्रिंसिपल 14 दिए सभी लास्ट नहीं है, मैनेजर कैन एड न्यू प्रिंसिपल बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, रिसर्च एंड नॉलेज, मैनेजर चाहे तो इसके अलावा भी उसमें एडिशन कर सकते हैं, एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के, रिसर्च को ध्यान में रख के, नॉलेज को ध्यान में रख के। These principles can be implemented in all kind of activity like business, economic, political and social, ये जो प्रिंसिपल हैं ये सब में काम आते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो और सोशल हो। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपका कंप्लीट होता है। गुड बाय, बाय।